आज की इस गहरी पड़ताल में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी कहानी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2007 की। अगर हम याद करें तो मार्च 2007 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहां भारत पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। हाँ, वो बहुत ही निराशाजनक वक्त था। खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर फेंके गए थे, पुतले जलाए जा रहे थे। एकदम। लेकिन इस कहानी का असली जादू शुरू होता है ठीक 5 महीने बाद, सितंबर में, जब ये टीम एक बिल्कुल नए फॉर्मेट यानी T20 में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और यही तो सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था उस वक्त का। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इस पूरे सफर को डिटेल में समझें। कैसे एक युवा, अनुभवहीन और एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर भेजी गई टीम ने 24 साल बाद भारत को कोई आईसीसी ट्रॉफी दिला दी। और वो भी तब जब इस नए फॉर्मेट को लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे थे। सही कहा। ये किसी अंडरडॉग के चैंपियन बनने की सबसे शानदार कमबैक स्टोरी है। जो खिलाड़ी साल की शुरुआत में विलन लग रहे थे, वो साल खत्म होते होते नेशनल हीरो बन चुके थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका ये सफर शुरू कैसे हुआ, क्योंकि टीम में बहुत बड़े बदलाव हुए थे। हाँ, इस नई शुरुआत की अगर बात करें तो उस वक्त की जो टीम थी ना, वो किसी एस्टैब्लिश्ड क्रिकेट टीम की तरह नहीं लग रही थी। वो एक नई स्टार्टअप कंपनी जैसी लग रही थी। हाँ, स्टार्टअप कंपनी, ये तुलना सच में बहुत बढ़िया है ना। मतलब देखिए, जो टीम के सबसे बड़े दिग्गज थे जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, उन्होंने खुद इस टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया था। हाँ, क्योंकि उन्हें लगा कि वो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे और इस नए फॉर्मेट में उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हुआ? टीम की एवरेज एज रह गई सिर्फ 23 साल। मतलब आज की टीम की एवरेज एज लगभग 30 साल होती है। सही बात है। और उस टीम में रोहित शर्मा और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहे थे। 26 साल के MS धोनी को पहली बार कप्तानी दी गई थी और ग्रेग चैपल की जगह लालचंद राजपूत कोच बन गए थे। तो एक बिल्कुल ही नई लीडरशिप और नई सोच। वही तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा इसको खोलकर समझना चाहूंगी। क्या इन दिग्गजों का ना होना ये इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बन गया था? देखिए, अगर हम मनोविज्ञान के हिसाब से सोचें तो जब आप एक स्टार्टअप होते हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास एक अलग ही आज़ादी होती है। आज़ादी? किस तरह की आज़ादी? मतलब युवराज सिंह ने खुद इस बात को माना था कि उन पर कोई उम्मीदों का दबाव नहीं था। जब प्रेशर नहीं होता ना, तो आप नीडर होकर खेलते हैं। नथिंग टू लूज वाली सोचा जाती है। अच्छा। हाँ, और यही सोच उन्हें नए एक्सपेरिमेंट करने और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की आज़ादी दे रही थी। उन्हें ये डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि किसी को उनसे उम्मीद ही नहीं थी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और ये निडर वाली जो सोच थी ना, इसका सबसे पहला बड़ा इम्तिहान हुआ पाकिस्तान के खिलाफ डर्बन के किंग्समीड मैदान पर। ओह, वो ग्रुप मैच, वो तो सच में रूंगटे खड़े करने वाला मैच था। बिल्कुल। मतलब मैच की हालत देखिए। भारत ने किसी तरह लड़खड़ाते हुए 141 रन्स बनाए थे, जिसमें उथप्पा की हाफ सेंचुरी थी। लड़खड़ा गई थी एकदम। और आखिरी ओवर का ड्रामा तो देखिए। पाकिस्तान को 12 रन्स चाहिए थे। मिसबाउल हक ने श्रीशांत की गेंदों पर चौके लगाए, लेकिन आखिरी गेंद पर युवराज की एक शानदार फील्डिंग से वो रनआउट हुआ और मैच टाई हो गया। और उसके बाद जो हुआ, उसने तो क्रिकेट की हिस्ट्री ही बदल दी। हाँ, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैच टाई होने के बाद क्रिकेट का सबसे अजीब रूल आया सामने, बॉल आउट। बिल्कुल फुटबॉल की पेनल्टी शूटआउट जैसा, है ना? हाँ, एकदम वैसा ही। और यहाँ पर दोनों टीम्स को 5-5 मौके मिलने थे। अब कागज पर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा खतरनाक थी। अरफात, गुल, अफरीदी जैसे बॉलर्स थे। और आमतौर पर कोई भी यही सोचेगा कि पाकिस्तान तो आसानी से स्टंप्स उड़ा देगा। उन्होंने अपने मेन फास्ट बॉलर्स को ही इस काम के लिए चुना था। लेकिन धोनी ने क्या किया? धोनी ने अपने मेन बॉलर्स को छोड़कर वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा को देन थमा दी, और साथ में हरभजन को। मतलब सहवाग और उथप्पा तो रेगुलर बॉलर्स थे ही नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? यही तो धोनी का सबसे बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट मूव था। देखिए, एक तेज गेंदबाज ना हमेशा बैट्समैन को देखकर गेंद फेंकता है। बैट्समैन उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अच्छा, तो बैट्समैन हटने से उनका निशाना बिगड़ जाता है? बिल्कुल। जब बैट्समैन ही नहीं है तो तेज गेंदबाज का रडार बिगड़ जाता है। स्पीड की वजह से गेंद के स्टंप से बाहर जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और दूसरी तरफ जो पार्ट टाइमर्स या स्पिनर्स होते हैं, उनकी स्पीड कम होती है। उनके लिए ये सिर्फ डार्ट्स खेलने जैसा है, सीधा स्टंप्स को निशाना बनाना है।
क्या बात है। और एक और चीज मैंने नोटिस की थी उस वीडियो में। क्या? धोनी की पोजीशन, पाकिस्तानी कीपर कामरान अकमल स्टंप से थोड़ा दूर खड़े थे अपनी नॉर्मल जगह पर, लेकिन धोनी एकदम स्टंप्स के ठीक पीछे बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए थे। हाँ, उन्होंने अपने बॉलर्स को एक विजुअल टारगेट दे दिया था, जैसे कह रहे हो कि स्टंप्स को भूल जाओ, सीधा मेरे सीने पर गेंद मारो। और नतीजा ये निकला कि भारत ने वो बॉल आउट 3-0 से जीत लिया। सच में ये कैप्टन कूल के उस विश्लेषण वाले दिमाग का पहला बड़ा सबूत था। लेकिन इसके बाद ना इस युवा टीम को एक झटका भी लगा। आप सुपर 8 में न्यूजीलैंड वाले मैच की बात कर रही है ना? हाँ, वहां हमें 10 रन से हार मिली थी, जबकि सहवाग और गंभीर ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। और ये हार एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति ले आई थी हमारे लिए। और तभी आया वो मैच जिसने ना सिर्फ उस टूर्नामेंट को बल्कि शायद T20 क्रिकेट के इतिहास को सबसे ज्यादा डिफाइन किया, इंग्लैंड के खिलाफ। उफ, वो मैच गंभीर और सहवाग की 119 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन सबको जो याद है वो है 19वां ओवर, स्टुअर्ट ब्रॉड का वो ओवर। बिल्कुल। युवराज सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। सिर्फ 12 गेंदों में T20 इंटरनेशनल की सबसे तेज 50 बना डाली। और भारत ने 218 रन्स बनाए और 18 रन से वो मैच जीत लिया। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि युवराज को उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया था। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो इसके पीछे का क्यों समझ आएगा। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत इंग्लैंड के दौरे पर था। हाँ, वहाँ एक वनडे मैच हुआ था। बिल्कुल, और उस मैच में डिमित्री मैस्करेनस ने युवराज सिंह के एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे। ओह, तो ये बदला था। एकदम, वो इन 5 छक्कों की 30 थी। और उस ओवर से ठीक पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ युवराज की जो बहस हुई थी ना, उसने उस आग में घी का काम किया। वो सिर्फ एक मैच नहीं, एक रिवेंज था। लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ा उल्टा सवाल पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछिए। हम हमेशा सुनते हैं कि खेल में या लाइफ में गुस्सा आपका फोकस बिगाड़ देता है, गुस्से में लोग गलतियां करते हैं। तो फिर युवराज के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये गुस्सा उन्हें सुपर ह्यूमन कैसे बना गया? ये एक बहुत ही बढ़िया मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। देखिए, एक होता है अंधा गुस्सा, जिसमें आपका दिमाग बंद हो जाता है और आप कंट्रोल खो देते हैं। अगर युवराज उस स्टेट में होते तो शायद कैच आउट हो जाते। हाँ, आमतौर पर यही होता है। लेकिन युवराज ने जो किया उसे हम चैनल्ड एग्रेशन कहते हैं, यानी अपने गुस्से को एक स्पेसिफिक टारगेट पर फोकस करना। उनकी सालों की मसल मेमोरी ने उन्हें भटकने नहीं दिया। मतलब इंजन गुस्से का था, पर स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल में था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस एक घटना ने टीम को एक ऐसा आत्मविश्वास दिया कि वो दुनिया के किसी भी ताकतवर टीम को हरा सकते हैं। और इसका असर सीधा अगले मैच में दिखा। टूर्नामेंट की अकेली अजेय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वो मैच भी कम ड्रामेटिक नहीं था। सच में, हमारे 4 विकेट सिर्फ 21 रन पर गिर गए थे, लेकिन वहां पर रोहित शर्मा ने अपनी डेब्यू 50 बनाई और धोनी ने उनका साथ दिया। दोनों ने स्कोर 154 तक पहुंचाया। और फिर आरपी सिंह की वो शानदार बॉलिंग, उन्होंने 4 विकेट्स लिए और दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 113 पर सिमट गई। लेकिन असली चुनौती तो अभी आगे थी, सेमीफाइनल में। और सामने थी वो टीम जो क्रिकेट वर्ल्ड पर राज करती थी, ऑस्ट्रेलिया। सिमंड्स, ये सब खिलाड़ी सामने वाली टीम को मानसिक रूप से तोड़ देते थे। हाँ, एक डेविड और गोलायत वाली स्थिति थी। और शुरुआत में लगा भी वैसा ही, जब हमारे 2 विकेट सिर्फ 40 रन पर गिर गए थे। लेकिन तभी युवराज सिंह दोबारा सामने आए। बिल्कुल। और इस बार उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 70 रन ठोक दिए। 233 का स्ट्राइक रेट, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टीम का घमंड तोड़ने वाली बैटिंग थी। यहाँ धोनी की लीडरशिप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैच के बाद धोनी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि उनके बॉलर्स बिना किसी डर के खेले थे। उन्होंने जोगिंदर शर्मा का जिक्र किया। जोगिंदर कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं थे, लेकिन धोनी ने उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी दी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी मतलब एक भरोसा? हाँ, एक भरोसा कि अगर तुम गलती भी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब एक कप्तान ऐसी छूट देता है ना, तो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के दबाव में भी नहीं टूटते। ये सच में एक कमाल का पॉइंट है। और इस निडर रवैये के दम पर ही ये टीम वैसी ठीक ग्रैंड फिनाले तक पहुंची। हाँ, जोहानिसबर्ग का वहदार मैदान, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा। 32,000 दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम। ये मैच तय करने वाला था कि इस नए फॉर्मेट का किंग कौन होगा। भारत की बैटिंग शुरू हुई, पर
यूसुफ पठान, उथप्पा और खुद धोनी जल्दी आउट हो गए। वहां पर गौतम गंभीर की वो 75 रन्स की पारी थी। हाँ, उस पारी के बारे में लोग अक्सर उतनी बात नहीं करते जितनी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि T20 में एंकर रोल की क्या अहमियत है। हमें लगता है कि इस फॉर्मेट में बस छक्के लगाने होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, अगर सभी खिलाड़ी पहली गेंद से बड़ा शॉट खेलने जाएंगे तो पूरी टीम जल्दी ऑल आउट हो सकती है। गंभीर ने उस दिन एक छोर संभाले रखा। वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बाकी खिलाड़ियों को आजादी दी। अच्छा, तो उनकी वजह से ही रोहित शर्मा आखिर में आके वो 30 रन बना पाए थे। बिल्कुल, उस एंकर रोल ने ही भारत को 157 रन के टोटल तक पहुंचाया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने चेस करना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया जब मैच हमारे हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था। 16वें ओवर में मिसबा ने हरभजन पर 3 छक्के जड़ दिए थे। वो पल बहुत ही टेंस था। और फिर आया 19वां ओवर खत्म होने के बाद का वो मोमेंट। पाकिस्तान के 9 विकेट्स गिर चुके थे। आखिरी ओवर में उन्हें 13 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे सेट बैट्समैन मिसबाउल हक। और वहां धोनी ने जो फैसला लिया वो हमेशा के लिए यादगार बन गया। हाँ, मतलब एक 26 साल का कप्तान जिसके पास हरभजन जैसे अनुभवी बॉलर का 1 ओवर बचा था, उसने आखिरी ओवर किसको दिया? जोगिंदर शर्मा को। उसमें भी वो नथिंग टू लूज और आउट ऑफ द बॉक्स सोच देखती है। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई उस ओवर की। जोगिंदर की दूसरी गेंद पर मिसबाह ने ऐसा छक्का मारा कि लगा बस अब मैच गया। अब सिर्फ 4 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। बिल्कुल, और प्रेशर इतना था कि कोई भी घबरा जाए। लेकिन अगली गेंद पर जोगिंदर ने एक कमाल की चाल चली। हाँ, उन्होंने गेंद की स्पीड बहुत कम कर दी और उसे ऑफ स्टंप के बाहर फेंका। और मिसबाह स्कूप या लैप शॉट खेलना चाहते थे ना? बिल्कुल, और ऐसे शॉट्स में ना बैट्समैन आमतौर पर फास्ट बॉलर की पेस का इस्तेमाल करता है गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से निकालने के लिए। ओ, तो जब पेस ही नहीं थी गेंद में तो क्या हुआ? मिसबाह को अपनी ताकत लगानी पड़ी, वो भी एक ऑकवर्ड पोजीशन से। इसलिए उस शॉट में लंबाई नहीं आई, सिर्फ ऊंचाई आई, गेंद हवा में चली गई। और ठीक वहीं पर शॉर्ट फाइन लेग पर श्रीसंत खड़े थे। उन्होंने वो कैच पकड़ा और बस 24 साल का इंतजार खत्म और भारत बन गया पहला T20 वर्ल्ड चैंपियन। वो कैच पकड़ते ही जो जश्न शुरू हुआ वो आज भी सबकी यादों में ताज़ा है। धोनी ने साबित कर दिया था कि वो वहां सिर्फ खेलने नहीं, डोमिनेट करने आए थे। अगर हम इस सफर का सार निकालें तो देखिए, इसमें 3 चीजें सबसे अहम थी। एक, नथिंग टू लूज वाली सोच, दूसरा युवा जोश, और तीसरा एक निडर कप्तान जिसने हमेशा किताबी बातों से हटकर फैसले लिए। ये साल भारत के क्रिकेट इतिहास का सच में सबसे इवेंटफुल साल बन गया था। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद इस एपिसोड को, मेरा मतलब है इस चर्चा को खत्म करने से पहले, एक सवाल है जो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। ऐसा क्या सवाल है? ये सोचने वाली बात है कि जब एक 26 साल की युवा कप्तान को अपने पहले ही बड़े टूर्नामेंट में इस तरह का चमत्कारी नतीजा मिलता है, तो क्या वो उसके आगे की पूरी लाइफ के रिस्क लेने के तरीके को बदल देता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। मतलब अगर हम आउटकम बायस की बात करें, अगर वो आखिरी कैच श्रीसंत से छूट जाता और छक्का चला जाता, तो क्या दुनिया तब भी धोनी को कैप्टन कूल मानती, या सब उन्हें उस फैसले के लिए कोसते? क्या धोनी के कैप्टन कूल होने का पूरा करियर और उनकी लेगेसी उस एक आखिरी ओवर, उस एक आखिरी कैच पर टिकी थी? ये सच में एक नया नजरिया है देखने का। हाँ, और यही वो बड़ा सवाल है जो हम आज यहीं छोड़ रहे हैं। आगे ऐसी ही किसी और गहरी पड़ताल के साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक इस बारे में जरूर सोचिए।